मिनीपुर गांव के जंगल में छोटी छोटी तिथि, उनके लिए सभी चीजें बहुत बड़े बड़े साइज होती थी। इसी गांव में पीलू रहती थी। पीलू अनाज उगाकर अपने पड़ोसी गांव में बेचा करती थी। पीलू के व्यवहार से सभी बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक बार उस गांव में बहुत गर्मी हुई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सूखा पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबको पता है ना कि इस बार बहुत बड़ा सूखा पड़ गया है। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए फसल नहीं उगा पाऊंगी। जो भी फसल है वो मेरे गांव के लोगों के काम आएगा। अरे लेकिन पीलू बहन, हमारे गांव में अनाज नहीं उगता है। हम तुम्हारे ही भरोसे रहते हैं। अब तुम अनाज नहीं दोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो बबली बहन। चलो मैं तुम्हें हमारे खेतों की हालात दिखाती हूँ। फिर बबली पीलू को ले जाकर अपनी खेतों की हालात दिखाती है। उनकी जमीन में इतना पानी नहीं था कि वो लोग खेती कर सके। पता नहीं बहन, अब मैं क्या करूं? अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। फिर पीलू दुखी मन से वापस जाती रहती है। जंगल में उसे एक साधु महात्मा बेहोश मिलते हैं। पीलू उनकी हालात देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से पास के एक छोटी सी पानी की धारा से अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और उड़ उड़ कर साधु पर डालती है। साधु होश में आ जाते हैं। अरे मुझे किसने बचाया? मैंने साधु जी। अरे तुम तो बहुत ही छोटी हो, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। नहीं साधु जी, मदद करना तो मेरा फर्ज था। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस धूप में बेहोश हो गया था। मांगो बेटी, क्या मांगना चाहती हो? मिनीपुर गांव में सूखा आया है। आप मुझे ऐसा वरदान दी कि मैं नन्ही भूखी चिड़ियों की मदद कर सकूं। इसके बाद साधु पीलू के लिए 3 ट्रैक्टर टैंकर प्रकट करते हैं और बताते हैं कि इनका पानी खत्म नहीं होगा। पीलू उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उन्हें लेकर जाती है। देखिए बबली बहन, आप लोगों के पानी की परेशानी खत्म हो गई। इसके बाद पीलू उन नन्ही खेती सिखाती है और उनके साथ खेती करती है। साधु के वरदान और पीलू की मेहनत से खेत हरे भरे हो जाते हैं। चलिए अब से आप लोग खुद की फसल उगा सकेंगे और कोई कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अब तुम भी यही रहने आ जाओ पीलू बहन, ऐसे बबली आग्रह करती है। सब हंसते हैं और पीलू और बाकी सब लोग बिना किसी तकलीफ के रहने लगते हैं। अरुणा दिल्ली शहर में रहती है। उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसकी एक 5 साल की बेटी है और अब दूसरी बार वो गर्भवती है। पर इस हालात में भी वो ऑटो चलाती है। अपनी 5 साल की बेटी को पड़ोसियों के पास छोड़कर जाना उसकी मजबूरी है। बेटी दीपिका, तू अपना ख्याल रखना, मैं अब काम पर चलती हूँ। हाँ, तुम शाम को जल्दी आ जाना ना माँ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। ठीक है बेटी, मैं आ जाऊंगी। ऐसा कहकर अरुणा अपनी ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। उसे दिन में 2-3 सवारी मिलती हैं, जिसे वो ऑटो में बिठाकर उनके घर तक छोड़ाती है और शाम को अपने घर पहुंच जाती है। अरुणा देवी दुर्गा को बहुत मानती है और सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना करती है। हे माता, जैसा आशीर्वाद आपने मुझ पर अभी तक बनाए रखा है, सदैव ऐसे ही बनाए रखना और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना। माते, आप तो जानती हैं ना, मुझे मजबूरी में काम पर जाना पड़ता है। अगर ये होते तो मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता, पर घर चलाने के लिए माता ये करना जरूरी है। ऐसे ही अर्चना काम पर जाती रही, लेकिन एक दिन उसकी बेटी दीपिका को निमोनिया हो गया और उसके इलाज में घर में रखा सारा पैसा खर्च हो गया। घर में रखा सारा पैसा तो खर्च हो गया, पर मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। हे माता रानी, सब आपकी कृपा है। अर्चना का आखिरी महीना चल रहा था, पर बेचारी की कितनी बुरी किस्मत थी कि उसे जिस समय आराम करना चाहिए वो उस समय भी ऑटो चला रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी सास मिली। माँ जी, आप नमस्ते, आइए मैं आपको घर छोड़ती हूँ। मैं उसी तरफ जा रही थी। माँ जी, हट, रहने दे, मुझे नहीं बैठना तेरे इस बेकार से ऑटो में। जिस दिन से मेरे बेटे ने तुझसे शादी की, मैं उसी दिन से तुझसे रिश्ते नाते सब तोड़ दी हूँ। तो मुझे माँ जी वाजी मत कहकर बुलाया कर। ना वो मेरा बेटा था और ना तो मेरी बहू है। तुम दोनों उसी दिन से मर चुके हो मेरे लिए। चला हट, मुझे जाने दे। उषा ऐसा कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन तभी अर्चना को दर्द उठने लगा और वो वही ऑटो में पड़ी दर्द से कराने लगी।
आस पड़ोस में जितने भी लोग थे वो सब उसे देखकर जा रहे थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। हे माँ मदद करो, हे माँ मदद करो। अर्चना ऐसे दर्द से चिल्ला रही थी कि तभी एक औरत उसके पास आती है। अरे आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर यहीं पास में है, आप चलिए। वो औरत का घर पास में ही था। वो अर्चना को अपने साथ ले आई और उसका बच्चा वहीं पैदा हुआ। अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया। ये लो बहन, तुम्हारा बेटा बहुत ही सुंदर है। अर्चना उसे देख रोने लगी। बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। अर्चना के ऐसे कहते ही वो औरत देवी दुर्गा में बदल गई। वो कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि स्वयं देवी दुर्गा थी, जो खुद अर्चना की मदद के लिए धरती पर आई थी। आना तो था ही अर्चना, तुमने अपने दिल से जो बुलाया था, और जब मेरा भक्त कोई मुझे अपने दिल से बुलाता है तो मुझे आना ही पड़ता है। और अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं सब ठीक कर दूंगी मेरी पुत्री। तूने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, पर अब उन कष्टों का खत्म होने का समय आ गया है। देवी दुर्गा ने अपने चमत्कार से उस घर को एक बड़े सुंदर से घर में बदल दिया और धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। अर्चना, आज से यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए ये तुम्हें दे रही हूँ। और कभी दुखी मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बलरामपुर में बबली एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिससे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तो इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं, ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, आप इससे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ, तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। टॉली नगर के जंगल में कड़क से पिज्जा की बड़ी सी दुकान चलाता था। उसी की दुकान के सामने पीलू सस्ता दाल चावल बेचा करती थी। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाए। एक दिन कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के पास जाता है।
तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। तेरी गरीब दुकान के कारण मेरे इस शानदार पिज्जा शॉप का शो खराब हो रहा है। कड़क सेठ जी, आपका और मेरा क्या मुकाबला है? आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अमीर लोग वहाँ आते हैं, मैं छोटी सी गरीब, मेरी दुकान में गरीब लोग ही आते हैं। और वैसे भी मेरी दुकान आपके पिज्जा शॉप से बहुत दूर है। मुझे ज्ञान देती है? फिर कड़क और उसके आदमी पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ दाल चावल ही तो बेचा करती थी मैं। इसमें इस कड़क सेठ का क्या नुकसान हो रहा था? लेकिन घमंड के कारण उसने मुझ गरीब की दुकान ही तोड़ दी। पीलू रोते रोते सो जाती है। जब वो उठी है तो देखती है कि कड़क सेठ और उसके आदमी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, ऐसे ठान लेती है। ऐसा सोचकर पीलू अपनी टूटी हुई दुकान के सामान को फिर से इकट्ठा कर लेती है और तवे में पिज्जा बनाने लगती है। कुछ गरीब चिड़िया वहाँ आती है। अरे पीलू बहन, तुम भी पिज्जा बना रही हो? ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं ना ये, अमीर लोगों का खाना है ये। नहीं बहन, मैं पिज्जा सस्ते दामों में ही दूंगी और इतनी टेस्टी कि अमीर भी इसको खाने आएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू का पिज्जा बहुत फेमस हो गया और गरीब लोगों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगे। एक दिन पीलू के घर के पास दबंग जाबाज पहुंचता है। पीलू, मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना है। लेकिन अगर मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको अभी एक पिज्जा बना कर देती हूँ। जाबाज जी, आपको जरूर पसंद आएगा। जाबाज को पीलू के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करके उसको पैसे देकर चला जाता है। इसको देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है और अकेले ही कड़क और उसके गुंडों को पिटाई कर देता है। इसके बाद जाबाज के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी मेहनत और लगन के कारण पिज्जा की बड़ी सी दुकान खोल लेती है। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीदी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी। जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तू सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी। चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू, अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख, फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे? चल 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 चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है।
क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई? ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है। मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है। चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी चूहा देखो यहाँ से भागा है। हम मगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना अपनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। ऐसे कैसे? मम्मी ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था। इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। किसी जंगल में एक परिवार रहता था। उस परिवार में चिंकू बंदर, उसकी बहन चिंकी खरगोश और उसकी मम्मी सोनी लोमड़ी और चिंकू के पापा अनुज हाथी रहते थे। सभी के सभी चिंकू बंदर से बहुत ही परेशान रहते थे क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुनता था और न ही किसी की बात मानता था। वह बस अपनी ही मन की करता था। एक दिन सोनी, बेटा चिंकू और चिंकी चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। आज वैसे भी तुम दोनों का टेस्ट है ना, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चिंकू बंदर और चिंकी खरगोश दोनों तैयार हो जाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। वहाँ से आते समय चिंकू को बहुत तेज भूख लगती है तो वह अपनी मम्मी से कहता है, चिंकू मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए ना, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। चिंकू ऐसा कहकर टीवी देखना शुरू कर देता है। तभी वह देखता है कि उसकी टीवी पर फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन की फिल्म आ रही है तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी टीवी देखने लगता है। मूवी देखते हुए उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। सोनी, चिंकू बेटा ये लो खाना खा लो, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी थी ना? चिंकू, हाँ मम्मी आप खाना टेबल पर रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। सोनी, बेटा पहले खाना खा लो, टीवी तो बाद में भी देख सकते हो ना। चिंकू, नहीं मम्मी आज मेरे सुपर हीरो सुपरमैन की मूवी आ रही है इसलिए मैं आज तो मूवी देखूंगा। आप खाना टेबल पर रख दो, मैं खा लूंगा मम्मी। सोनी लोमड़ी खाना टेबल पर रखकर चली जाती है। चिंकू मूवी देखने के चक्कर में खाना खाना भी भूल जाता है। बहुत देर के बाद जब मम्मी घर वापस आती है तो देखती है कि खाना तो वैसा का वैसा ही रखा है। यह देख वह बहुत गुस्सा होती है। सोनी, चिंकू टीवी को बंद करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, समझे? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना, ये खाना क्यों नहीं खाया अब तक? तुम्हें कोई भूख नहीं लगी थी, चलो पढ़ाई करो। चिंकी भी पढ़ रही है ना, जाओ कमरे में। चिंकू, मम्मी मैं एक सुपर हीरो हूँ और सुपर हीरो को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है, वह बहुत ताकतवर होता है जैसे कि मैं हूँ। आप जाओ और मुझे सुपरमैन की मूवी देखने दो। सोनी गुस्सा होकर अपने रूम में आती है और अनुज से कहती है, सोनी, देखिए सोनू जब से स्कूल से आया है तब से टीवी में ही लगा हुआ है, खाना भी नहीं खाया और पढ़ने भी नहीं जा रहा है। अब आप ही उसे समझाइए, मैं तो उसे समझा कर थक गई हूँ। अनुज तुम उदास मत हो, मैं भी चिंकू को समझाता हूँ। अनुज चिंकी को समझाने के लिए जाता है मगर चिंकू को तो सुपरमैन का भूत सवार हो गया था इसलिए वह वहाँ किसी की नहीं सुनने वाला था। अनुज भी हार मानकर अपने रूम में आ जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन दादाजी घर पर आते हैं और अनुज और सोनी से उदासी की वजह पूछते हैं तो अनुज और सोनी सब बता देते हैं। अशोक, तुम फिक्र मत करो, मैं भी
चिंकू को ठीक कर देता हूँ। शहर दादाजी घर के बाहर आते हैं और बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं और पूरे घर की लाइट भाग जाती है। चिंकू, ये क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? अभी तो सुपरमैन बैटमैन को मारने ही वाला था। अशोक, अरे चिंकू रोते क्यों हो? लाइट भाग गई तो क्या हुआ? मैं तुम्हें सुपरमैन के जैसे एक गेम खिलवाता हूँ, तुम्हें उसमें बहुत मजा आएगा, मगर पहले जाओ चिंकी को बुला लाओ। चिंकू, ठीक है दादाजी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ चिंकी को। चिंकी बंदर भाग कर चिंकी खरगोश को बुला लाता है और शेर दादाजी कहते हैं, अशोक बच्चों, पहला खेल है दिमाग का। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, जिसने भी ज्यादा सही जवाब दिए वो जीत जाएगा। तो चलो बच्चों, बताओ कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? दोनों थोड़ा सोचते हैं। चिंकू अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर देता है, मगर तभी चिंकी कहती है, चिंकी, दादाजी 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अशोक, बिल्कुल सही चिंकी। अब अगला सवाल, तो बताओ कि वो 5 वोवेल्स कौन से हैं? चिंकी, दादाजी AEIOU। वाह चिंकी, तुम तो जीत गई। चलो अब अगला गेम खेलते हैं, आर्म रेसलिंग। चिंकू, दादाजी देखना, इसमें तो मैं बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। अशोक, अभी से फैसला कर लिया तुमने? पहले खेल तो शुरू करो। दोनों आर्म रेसलिंग शुरू करते हैं, मगर चिंकी इसमें भी जीत जाती है। चिंकी, ये जीत गई, मैंने भैया को हरा दिया। चिंकू, मैं चिंकी से कैसे हार सका हूँ? मैं तो एक सुपर हीरो हूँ। अशोक, चिंकू बेटा, सुपर हीरो कोई भी ऐसे ही नहीं बन जाता बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ पढ़े। तुम चिंकी से इसलिए हारे क्योंकि तुमने खाना भी नहीं खाया था और तुम पढ़ते भी नहीं हो। सुपरमैन अपने खाने का बहुत ध्यान रखता है, तभी तो वह इतना ताकतवर है, और वह तुम्हारी तरह पढ़ाई से दूर भी नहीं भागता, बल्कि वह चिंकी की तरह पढ़ाई करता है, तभी तो वो इतना इंटेलिजेंट है और एक सुपर हीरो है। चिंकू, मैं समझ गया दादाजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद से चिंकू बंदर मन लगाकर पढ़ता और खेलता। सभी अब बहुत खुश थे। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा, बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है? आप आजकल पिज्जा, बर्गर, ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन होते हैं कहकर बेच देना। काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इम्पोर्टेड फल लाकर देता है, जिससे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा, ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम, पिज्जा, बर्गर्स बेचने लगती है।
उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल की बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। विद्यापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा बबलू और बहू बबली वो भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन बबलू और बबली को बूढ़ी पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी थी, उसका नाम हरी था। हरी की बड़े शहर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से वो बहुत घमंडी हो गई थी और अपने मायके वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन बबलू कहता है, माँ मेरी बात सुनो, मेरी कमाई बहुत कम हो चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा नहीं उठा पाऊंगा और गांव में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी कमाई घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हरी दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पीलू कहती है, बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ही ये तकलीफ उठा लेती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। पीलू अपनी बेटी को कहती है, बेटी हरी, क्या मैं तेरे घर कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, बबलू की कमाई कम हो गई है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। तो हरी कहती है, अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही अपनी ननद की शादी में विदेश जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी होती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते हैं। मुझे अपने हाल में ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास जाती है और पीलू वहाँ पे कहती है, सुनार भैया, आप ये मेरे कान के सोने की कुंडल गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। तो सुनार कहता है, इस कुंडल के तो मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है और मन में सोचती है, इन पैसों से तो 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन इतने पैसों से मैं सिर्फ लड्डू बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू बूंदी के लड्डू बनाकर गांव में एक स्कूल के बाहर बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, बूंदी के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू, मीठे मीठे बूंदी के लड्डू। वहाँ पर सुंदरी आती है। बहन, बूंदी के लड्डू कितने की है? तो पीलू कहती है, सिर्फ 20 रुपए की 4। तो सुंदरी कहती है, मुझे पहले एक चखने के लिए देना तो। सुंदरी एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह बहन, तुमने तो कमाल के बूंदी के लड्डू बनाए हैं। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीब को इतना स्वादिष्ट और अच्छा बूंदी के लड्डू नसीब नहीं होता है, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 गरी मिलती है। पीलू उन दोनों चिड़ियों को भी बूंदी के लड्डू दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल पड़ती है और उसके पास इतने ग्राहक आते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज बूंदी के लड्डू बनाती और 2 बूंदी के लड्डू उन गरीब चिड़ियों को दे देती थी। तभी वहाँ पे सुंदरी आती है और कहती है, सुनो पीलू चिड़िया, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। आप हमारे स्कूल के लिए 500 लड्डू का ऑर्डर ले लो। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है
और मन में कहती है, अब रिपब्लिक डे आने वाला है। बूंदी लड्डू लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे और भी लोग चाहिए। क्यों ना मैं उन गरीब चिड़ियों को काम पर लगा लूं? पीलू उन चिड़ियों से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो लवली कहती है, बहन मेरा नाम लवली है, मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। तब और एक चिड़िया कोयल कहती है, मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर रिपब्लिक डे के लिए लड्डू बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो माँ। हम जवान लोगों के रहते तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो ना। तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं, तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। मैं अब तुम्हारी दुकान में काम करूँगा। तो पीलू कहती है, बेटा अब मेरे रिपब्लिक डे के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, तू जाकर और भी स्कूल से ऑर्डर ले आ। फिर उस दिन बबलू दूसरे स्कूल से लड्डू के ऑर्डर ले आता है और उसकी पत्नी भी पीलू के काम में हाथ बटाने लगती है और पूरी ईमानदारी से वो दोनों पीलू की सेवा करने लगते हैं। जल्दी ही पीलू सभी की मदद से सभी स्कूलों का ऑर्डर पूरा कर देती है और रिपब्लिक डे में सुंदरी उसे स्पेशल मेडल भी देती है, जिससे पीलू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से पीलू अब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है।